चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो विच इज बेस्ड ऑन योर थर्ड एंड फाइनल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स विच इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, करेंगे हम आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने आपको फ्लो चार्ट के अंडर हमारी 10 रिएक्शंस कुछ बताई थी और मैंने बताया था इनसे रिलेटेडली प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, उनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, जब प्रोडक्ट्स आपको एक बार याद हो जाएंगे तो ये इनकी रिएक्शंस करना बहुत ही सिंपल रहेगा, बस चुटकी का काम है थोड़ा। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले समझेंगे न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ठीक है, न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। तो न्यूक्लियोफाइल बच्चा जी आपका न्यूक्लियस लवर होता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लवर होता है। तो न्यूक्लियस लवर मतलब न्यूक्लियस किस चार्ज का होता है बच्चों? न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव। तो इसका जो लवर होगा, जो उससे प्यार करता है, उसका चार्ज क्या होगा? ऑब्वियसली नेगेटिव, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो न्यूक्लियस से प्यार करने वाला यानी कि न्यूक्लियस के लिए एफिनिटी रखने वाला जो होगा वो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज का होगा। तो हमारे न्यूक्लियस पे है पॉजिटिव चार्ज और उसका जो लवर रहेगा, उसका जो हमारे पास चार्ज रहेगा दैट विल बी नेगेटिव। तो हमारे न्यूक्लियोफाइल्स कौन है? दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। नेगेटिवली चार्ज कह सकते हो या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज भी कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज और नेगेटिव चार्ज में आपके पास एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपके हैलोजेंस होंगे X नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, दे ऑल आर न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास Cn नेगेटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, उसके अलावा हमारे पास NO2 नेगेटिव होता है। नंबर ऑफ एग्जांपल्स रहेंगी, और कुछ एग्जांपल्स आपके पास जैसे अमोनिया, ये आपके पास अगेन इलेक्ट्रॉन रिच है मगर इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो आई एम सेइंग इट कि नेगेटिवली चार्ज्ड ये रहे, या फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो कि एक अमोनिया टाइप की होगी जिसपे लोन पेयर होता है। नेगेटिव चार्ज तो नहीं होता बट लोन पेयर होता है। दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आपके पास। ठीक है, तो व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियस लवर होते हैं। न्यूक्लियस खुद से पॉजिटिव चार्ज का होता है, तो पॉजिटिव चार्ज को प्यार करने वाला नेगेटिव चार्ज का होगा। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। एग्जांपल के तौर पे नंबर ऑफ एग्जांपल्स हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती क्यों है? ठीक है, व्हाई इट अकर्स, व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर, है ना। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये होता ही क्यों है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती क्यों है? तो ये कहता है कि आपके पास एक हेलो एल्केन होगा, लेट इट बी C with 3 bonds and 1 halogen X नेगेटिव। ठीक है, तो हैलोजन पे होता है बच्चों नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे होता है अकॉर्डिंगली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हेलो एल्केन के पास अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आया तो न्यूक्लियोफाइल खुद से कौन है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज खुश हो जाएगी इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर। ठीक है ना, इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर ये खुश हो जाएगी, और खुश होने पर अगर आपका न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो इट हैज द कैपेसिटी टू एलिमिनेट द हैलोजन, और हैलोजन को रास्ते से हटाकर ये उसकी जगह ले लेगा, और अकॉर्डिंगली आपके पास हैलोजन बाहर और न्यूक्लियोफाइल इज इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नेचुरल प्रोसेस है जिसमें आपके पास एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अटैक करती है कार्बन चेन पर। क्यों अटैक करती है? क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हैलोजन। तो हैलोजन प्रेजेंट है, उसकी वजह से कार्बन चेन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, अगर स्ट्रॉन्ग है तो ही वो इसको डिस्प्लेस आउट कर सकता है, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो डिस्प्लेस आउट नहीं करेगा। तो इसी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर होती है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है,
कार्बन चेन पे पॉजिटिव चार्ज है, हैलोजन पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज रास्ते में मिल गई। अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज स्ट्रॉन्गर है तो वो अटैक करेगी और अटैक करके इस हैलोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगी। दिस इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल सीधा सा कंसेप्ट है, इससे आपको समझ भी आ रहा होगा। अब इसमें हमने जो नंबर ऑफ रिएक्शंस पढ़नी है, 10 रिएक्शंस है, उनकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। चलिए चलो बच्चों, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंडर हम रिएक्शंस की बात करेंगे अब। और रिएक्शंस हमारी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद KOH और NaOH एक्वस। ठीक है, KOH और NaOH एक्वस। तो अभी अभी मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको इसका डिफरेंस बता दिया था, और रिएक्शन को कंटिन्यू करते हुए हम बात करते हैं, जनरल रिएक्शन दूंगा। RX कोई भी हेलोइल्केन जब KOH एक्वस या NaOH एक्वस से रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन के दौरान मैंने फ्लो चार्ट में ही आपको प्रोडक्ट दे दिए थे, और प्रोडक्ट को याद करना आपकी जिम्मेदारी है बच्चों। अब तो मुझे पता है कि इसका जो प्रोडक्ट है दैट इज एन एल्कोहल, तो एल्कोहल आपको दिख रही है यहां पे बच्चों, R एंड OH। अगर ये दोनों आपस में जुड़ गए तो बन गया एल्कोहल, ROH। ठीक है, एंड बाय प्रोडक्ट में क्या निकल रहा है, जो बचा हुआ होगा, तो इसमें आपके पास KX आपके पास बाय प्रोडक्ट में बाहर आ जाएगा। तो रिएक्शन में आपको बार बार बोल रहा हूं, बहुत सिंपल रिएक्शंस है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, बट ध्यान ये रखना है कि आपको सबके प्रोडक्ट्स क्लियरली याद होने चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट्स क्लियरली याद है तो आपके लिए रिएक्शन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी रिएक्शंस है। सिंस वी नो किसकी रिएक्शन किससे करवाई जा रही है और प्रोडक्ट क्या है, तो बाय प्रोडक्ट की टेंशन नहीं है, बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास यहां पर RX यानी कि हेलोइल्केन को KOH एक्वस से रिएक्शन करवा के हमारे पास एल्कोहल ऑब्टेन हो रहा है। तो एग्जांपल दे देता हूं मैं आप लोगों को, एग्जांपल देखिएगा। CH3Cl plus KOH aqueous, the product is CH3OH and KCl is out। ठीक है, तो इसमें हम नाम भी देख लेते हैं इनके। तो नाम है हमारे पास क्लोरोमीथेन, राइट, क्लोरोमीथेन है, KOH एक्वस से रिएक्ट कर रहा है। प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट मुझे पता है कौन है, एल्कोहल है, एल्कोहल का नाम भी लिख लेते हैं, इट इज मिथनॉल। मिथनॉल और KCl आपका बाय प्रोडक्ट बाहर आ गया। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन है, प्रोडक्ट पता है हमें। इसी तरीके से सेकेंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। सेकेंड रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद NaOR। ठीक है, NaOR। तो ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद NaOR, इसका एक नाम है और इसका नाम है विलियमसन्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसका एक नाम है और नाम है विलियमसन्स रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, पहले रिएक्शन देता हूं और फिर छोटी सी डिटेलिंग समझानी मैंने आपको। तो रिएक्शन क्या है, मॉलिक्यूल लेता हूं, CH3Cl इज रिएक्टिंग विद NaOR, कोई भी चेन ले सकते हो, NaOCH3 ले लेता हूं। ठीक है, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं बच्चा जी, और रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हमें पता है, प्रोडक्ट है ईथर, और ईथर होता है ROR। तो बच्चों आपको R दिख रहा है, O दिख रहा है, R दिख रहा है, तो ये तीन चीजें आपस में जुड़ जाएगी और बाहर क्या निकल जाएगा, NaCl। ठीक है, तो प्रोडक्ट पता है तो बना दो। प्रोडक्ट है हमारे पास ROR, CH3OCH3 and the byproduct is your NaCl। byproduct is NaCl। तो ये आपके पास आपका जो मॉलिक्यूल ऑब्टेन हुआ दैट इज एन ईथर, और साथ ही साथ ईथर का नाम भी सीख लेते हैं कैसे बताना होता है। ठीक है, तो जो ईथर है हमारे पास, इनका नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन्स। ठीक है, इनका नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन्स, जिसमें छोटी चेन को ऑक्सी बनाया जाता है और बड़ी चेन को एल्केन बनाया जाता है। ठीक है, फिलहाल हमारे पास दोनों चेन सेम है, तो हमारे पास नाम आ जाएगा मिथॉक्सी
मीथेन। ओके, इसका नाम आ जाएगा मिथऑक्सी मीथेन। तो आपके पास एल्कोक्सी एल्केन्स इनका जनरल नाम रहेगा। बड़ी चेन को मेन चेन बनाओगे, छोटी चेन को ऑक्सी दे दोगे। तो फिलहाल हमारे पास दोनों चेन सेम थी, इसलिए हमारे पास आ गया मिथऑक्सी मीथेन और NaCl बाय प्रोडक्ट में बाहर हो गया। दिस इज रिएक्शन विद NaOR, विलियमसन्स रिएक्शन, और इसमें ईथर प्रोड्यूस होते हैं। ईथर होते हैं ROR। ROR भी लिख देता हूं मैं आपके लिए, ऊपर लिख देता हूं ROR। R कार्बन चेन है, कोई भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया विलियमसन रिएक्शन। अब इसमें एक और चीज जो ध्यान में रखनी होती है, आपको पता होनी चाहिए, जरूरी है कि व्हाट इज दिस NaOR, व्हाट इज दिस NaOR। तो देख लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो बच्चा एल्कोहल ROH, ये होता है एल्कोहल। एल्कोहल में से अगर मैं H पॉजिटिव निकाल दूं तो पीछे रह जाएगा RO नेगेटिव। इसे कहते हैं एल्कोक्साइड आयन, इसे कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। और उसी तरीके से अगर इस एल्कोक्साइड आयन में हम सोडियम डाल दे तो ये बन जाएगा NaOR, विच इज सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, राइट। तो व्हाट इज दिस NaOR? तो NaOR है बच्चों हमारा सोडियम एल्कोक्साइड। और ये कैसे ऑब्टेन होता है? जब अल्कोहल में से H हटा के सोडियम डाल दिया जाए तो आपका सोडियम एल्कोक्साइड प्रिपेयर हो जाता है। बहुत सिंपल है इसकी प्रिपरेशन। तो NaOR कौन है, नाम याद कर लो, इट इज सोडियम एल्कोक्साइड, इट इज सोडियम एल्कोक्साइड। विलियमसन रिएक्शन है और ईथर प्रोड्यूस होते हैं। तो दीज आर योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नंबर 1 जिसमें KOH या NaOH एक्वस से बात करते हैं, एंड सेकंड वन इज आपकी विलियमसन रिएक्शन जिसमें हम NaOR से काम चलाते हैं हमारा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन। तो थर्ड रिएक्शन जो आती है हमारी, दैट इज योर रिएक्शन विद KCN एंड AgCN, फोर्थ रिएक्शन। दोनों को एक साथ समझाऊंगा क्योंकि मैंने आपको बताया है दीज आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जिनमें दोनों तरफ से बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद KCN एंड द फोर्थ रिएक्शन इज रिएक्शन विद AgCN, रिएक्शन विद KCN एंड रिएक्शन विद AgCN। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका साइनाइड है। मैं साइड पे लिख देता हूं, CN है। ये N की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है बच्चों, ये C की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है। तो हम देखते हैं कि कब ये किसके साथ बॉन्ड बनाता है और क्यों बनाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो रिएक्शन चलने वाली है दैट इज CH3Cl रिएक्टिंग विद KCN। ओके, तो हमारा प्रोडक्ट है साइनाइड्स, यानी कि CH3CN हमारा प्रोडक्ट रहेगा और बाय प्रोडक्ट हमारा बाहर आ जाएगा KCl की फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर KCl आउट एंड CH3CN का बॉन्ड बनेगा। साइमल्टेनियसली नीचे वाली रिएक्शन के बारे में बात कर लेता हूं। नीचे आपके पास बनेगा बच्चों CH3Cl लेके चल रहे हैं, इस बार KCN की जगह AgCN लेके चलेंगे। तो हमारे पास रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3NC प्लस AgCl आउट। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास AgCl आउट हो रहा है और हमारा N से बॉन्ड बन रहा है। खास ध्यान रखेंगे, N से बॉन्ड बन रहा है। इनके नाम की बात करें तो बच्चों, इनके नाम में देखा जाए तो हमारे पास CH3CN हो जाएगा मिथाइल साइनाइड। ठीक है, मिथाइल साइनाइड। नहीं तो दूसरा नाम इनका रहता है नाइट्राइल्स की टर्म में। और जब नाइट्राइल्स की टर्म में, देखना ध्यान से, फोकस करना, और जब नाइट्राइल्स की टर्म में हम इनकी नेमिंग करते हैं तो CN का कार्बन काउंट होता है 1 और 2, तो इसका नाम आ जाएगा इथाइल नाइट्राइल।
सॉरी, इथेन नाइट्राइल। ठीक है, तो इसका नाम आ जाएगा इथेन नाइट्राइल। तो इनका नाम आप दोनों तरीके से कर सकते हैं और दोनों तरीके आने चाहिए, क्योंकि आपके पास आपके एग्जाम में वो नाइट्राइल की टर्म में या साइनाइड की टर्म में जो उनका मन करेगा उसके हिसाब से आपको नाम देंगे, आपको फॉलो अप करना है उसको। ठीक है, तो अगर आपके पास आप साइनाइड की टर्म में नाम लिख रहे हो तो कार्बन काउंट नहीं करना है, और जब आप नाइट्राइल की टर्म में बात कर रहे हो तो इसका कार्बन काउंट करना है 1 और 2, इथेन नाइट्राइल। ठीक है, अब नीचे भी आ जाते हैं। नीचे आपके पास बॉन्ड जो है वो N की तरफ से बन रहा है, और जो N की तरफ से बॉन्ड बन रहा है इसके केस में आपका जो नाम आएगा दैट विल बी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, एंड जो दूसरा नाम रहेगा जो कि कार्बाइल अमाइन की टर्म में होता है उसका भी नाम ऐसा ही कुछ रहेगा, मिथाइल कार्बाइल अमाइन। ठीक है, तो इसके दो नाम है, आइसोसाइनाइड्स एंड कार्बाइलमाइन। ऊपर भी दो नाम है, साइनाइड्स और नाइट्राइल्स। ठीक है, अब दोनों के केस में एक जगह C से बॉन्ड बन रहा है बच्चों, और एक जगह आपके पास N से बॉन्ड बन रहा है। ऐसा क्यों होता है ये भी पूछा जाता है, इस पे भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो KCN अंकल है, राइट, ये आयनिक नेचर के होते हैं। आयनिक होने की वजह से ये टूट जाएंगे K पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव में। तो Cn नेगेटिव में टूटने के बाद इनकी तरफ से कार्बन भी फ्री है, नाइट्रोजन भी फ्री है बॉन्डिंग के लिए, बट बॉन्ड किसके साथ बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है कार्बन चेन के साथ, राइट। तो कार्बन चेन के साथ बॉन्ड जो है वो कार्बन का ही स्ट्रॉन्ग होगा। कार्बन कार्बन का बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो इसीलिए आपके पास सिंस आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल फ्री है टोटली C से बॉन्ड बनाने को भी, N से भी बॉन्ड बनाने को, तो ये प्रेफर करता है कि मैं कार्बन के साथ कार्बन का ही बॉन्ड बनाऊं, और इसी तरीके से साइनाइड्स प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, वेरएज AgCN में ऐसा क्या हो गया कि N से बॉन्ड बन गया। AgCN हमारा कोवेलेंट नेचर का होता है। ठीक है, ये आयनिक नेचर का है, ये कोवेलेंट नेचर का है। कोवेलेंट नेचर का होने की वजह से ये साइनाइड का बॉन्ड छोड़ेगा नहीं, और साइनाइड का बॉन्ड नहीं छूटने के कारण बॉन्ड बनता है N की तरफ से, और N की तरफ से बॉन्ड बनने के बाद Ag सेपरेट आउट होता है, और फाइनली हमारे पास हमारा RNC हमें प्रिपेयर हो जाता है। तो आइसोसाइनाइड्स क्यों बनते हैं? क्योंकि AgCN यानी कि जो हम रिएजेंट लेके चल रहे हैं वो कोवेलेंट नेचर का होता है, इस वजह से, और वेराज हम आपके पास आपके KCN में आयनिक रिएजेंट लेके चल रहे हैं, इस वजह से हमारे पास यहां पर मिथाइल साइनाइड या साइनाइड्स यहां पर प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारी फिफ्थ रिएक्शन अब है रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया। तो रिएक्शन विद अमोनिया में हमने हमारे जो प्रोडक्ट्स थे दोज वर हमारे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री अमाइंस। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट्स थे। अब इन्हीं को बनाने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं कैसे हमने इनको प्रिपेयर करना है। RX की रिएक्शन है बच्चा विद अमोनिया NH3 विद लोन पेयर्स। ठीक है, अमोनिया में एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, उसको भी बताया हमने। तो स्टेप वाइज हमने इसमें रिएक्शन करानी है, और जो रिएक्शन चलेगी उनमें हम देखेंगे कि हमारा HX बाहर निकलता जाएगा, और जो कार्बन चेन है R वो नाइट्रोजन के साथ बैठती चलेगी। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। जब इसमें से हम HX निकाल देंगे तो RNH के पास बैठेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा RNH2 एंड HX जो आएगा वो एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यही सिंगल स्टेप हमने यहां पर 3 से 4 बार करना है, जिससे हमारे पास हमारे अलग अलग अमाइंस प्रिपेयर हो जाएंगे। चलिए उनको करके दिखाता हूं। तो आपने RNH2 डाला है बच्चों जी। अब इसमें हम फिर से RX को इंट्रोड्यूस करेंगे, R एंड X, फिर से HX निकालेंगे, यानी कि ये जो स्टेप किया हमने वापस होगा। फिर R जाके नाइट्रोजन के साथ बैठेगा, और हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी RNH
एक लोन पेयर और एक और R, पहले सिंगल R था, अब 2 R आ जाएंगे, और HX फिर से बाय प्रोडक्ट में बाहर आ जाएगा। अब फिर से एक बार हमने यही करना है, हम यहां पर फिर से RX को इंट्रोड्यूस करेंगे, HX बाहर निकलेगा और कार्बन चेन वापस से नाइट्रोजन के साथ बैठेगी, और फिर से हमारे पास ऐसा ही कुछ प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें इस बार 3 R प्रेजेंट होंगे और सारे के सारे H निकल चुके हैं। ठीक है, पहले NH3 था, फिर NH2 बना, फिर NH बना, अब यहां पर कोई भी H नहीं रहा। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम करने वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान देने वाला कंसेप्ट है। इसमें हम वापस से RX को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं बच्चों। तो यहां पर मैं आपके पास RX दिखा देता हूं, यहां पर हम फिर से RX को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इस बार जो हमारे पास है HX नहीं निकल पाएगा क्योंकि हमारे पास H तो बचा ही नहीं है, तो इसलिए यहां पर इस बार थोड़ी अलग तरीके की फ्यूजन चलेगी। इस फ्यूजन के दौरान X जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा, यानी कि बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स वो अपने पास ले जाएगा और खुद से बन जाएगा X नेगेटिव, और R जो है कार्बन चेन जो है वो बन जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज के पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कोशिश करेगा कि मैं वहां जाऊं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री प्रेजेंट हो, और ये नाइट्रोजन के पास जाएगा और नाइट्रोजन के पास जाकर आपको प्रोडक्ट देगा R N R R एंड R। ठीक है, अब आपके पास 3 R पहले से ही लगे हुए थे, ये 4th R आपके लोन पेयर्स के पास जाकर बैठ जाएगा, एंड ओवरऑल आपके पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज के साथ X नेगेटिव करके मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन के दौरान आप देख सकते हैं हमने अमोनिया से स्टार्ट किया और हमें मिला स्टेप वाइज 1 डिग्री अमाइन, देन 2 डिग्री अमाइन, देन 3 डिग्री अमाइन, और लास्ट में हमें मिला 4 डिग्री अमाइन। तो यही हमारे प्रोडक्ट्स थे जब हम अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं विद RX। तो RX की रिएक्शन विद अमोनिया आपको देगा 1 2 3 4 डिग्री अमाइंस, जिनमें आपके पास 3 स्टेप तो आप देख सकते हैं सेम टू सेम है 1 2 3, बट 4th स्टेप में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहां पर H खत्म हो गए नाइट्रोजन के पास, तो H खत्म होने से HX तो बाहर निकलेगा नहीं अब, बट इसमें अलग तरीके की फ्यूजन चलेगी जिसमें X नेगेटिव और R पॉजिटिव करके टूटेंगे, R जाएगा लोन पेयर्स के पास और यहां पर जाके वो बैठ जाएगा, जिससे हमें 4 डिग्री अमाइन मिल जाएगा और X नेगेटिव सेपरेटली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी 5th रिएक्शन विद अमोनिया। इसमें हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री अमाइंस बनते हैं, और इस रिएक्शन का नाम भी है हमारे पास विच इज नोन एज हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। और यही रिएक्शन आपको आपके अमाइंस चैप्टर में भी एक बार वापस मिल जाएगी, सेम टू सेम रिएक्शन रहेगी, उसका नाम भी वहीं पर हॉफमैन्स अमोनोलिसिस ही है वहां पे नाम। ठीक है, नाउ हम आगे मूव करेंगे, हमारे 5th रिएक्शन के बाद चलेंगे हमारी 6th रिएक्शन की तरफ। उसके पहले थोड़ा सा बोर्ड रब कर लूं मैं। चलिए, तो 5th के बाद नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आती है, दैट इज 6th रिएक्शन, और वो है रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज योर एस्टर मिलेंगे यहां पर, जिनका फॉर्मूला रहता है R C डबल बॉन्ड O एंड R। तो 2 कार्बन की चेंज रहेगी और बीच में C डबल बॉन्ड O एंड O करके ये मॉलिक्यूल फॉर्मूला है हमारे एस्टर का। तो यहां पर मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूं बच्चों, एक RX ले लेते हैं, CH3 CH2 Cl ले लेते हैं। चलिए, एक RX ले लिया मैंने, इसमें हम डाल रहे हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां पर भी मैं आपके पास CH3 COOAg ले लेता हूं बच्चों। अब इसमें हम रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे, और रिएक्शन के दौरान हमारे पास यहां पर हमने AgCl को बाहर निकालना है, और बाहर निकालने के बाद जो पूरी कार्बन चेन है उसको अकॉर्डिंगली जोड़कर एस्टर बना लेना है। ठीक है, अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो देख लेना बच्चा, ध्यान रखना है, जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से नया बॉन्ड बनता है, अकॉर्डिंगली हमारे पास बन जाएगा, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, CH3
C डबल बॉन्ड O एंड O, देख सकते हो आप, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O, इसके साथ जुड़ेगी ये चेन विच इज CH2 एंड CH3। ठीक है, तो ये हमारा एस्टर आ गया, और इस एस्टर में आप देख सकते हैं दिस R ये रहा, दिस R ये रहा, और ये C डबल बॉन्ड O एंड O करके पूरा मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है। और बाय प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ रहा है? बाय प्रोडक्ट में आ रहा है हमारे पास AgCl। ठीक है, अब ये जो एस्टर हमने बना लिया, इसका नाम भी देख लेते हैं। नाम के लिए हमारे पास जनरल नाम मैं आपको पहले बता दूं, AgCl को मैं थोड़ा अलग लिख रहा हूं बच्चों, नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, बाय प्रोडक्ट हमारा। अब इसका नाम क्या है उसको बता देता हूं आपको। सबसे पहले जनरल नेमिंग क्या रहती है? जनरल नेमिंग रहती है, हमारे एस्टर्स को कहा जाता है एल्काइल एल्कनोएट्स। ठीक है, ये इनका जनरल नाम रहेगा, एल्काइल एल्कनोएट्स। अब इस बेसिस में जब हम इसका नाम लिखेंगे तो नाम भी कैसे लिखना देख लीजिए। फंक्शनल ग्रुप को हम एक अलग से बॉक्स में डाल रहे हैं, और ऑक्सीजन के आगे जो चेन लगी है उसको अलग से देखेंगे। तो एस्टर का जब भी नाम करना है तो इस तरीके से करना है, फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप के साथ लगी हुई चेन एक बॉक्स में डाल लेंगे, और ऑक्सीजन के आगे जो लगी हुई चेन है उसको अलग से देखेंगे। इस हिसाब से इसका नाम लिखा जाएगा। दिस इज योर एल्काइल, ऑक्सीजन से आगे वाली जो चेन है वो एल्काइल बनती है, ये क्या बनेगी? इथाइल। ठीक है जी, ये बन जाएगी इथाइल। और उसके आगे जो मेन चेन है फंक्शनल ग्रुप वाली, उसमें एल्कनोएट लगाया जाता है। एल्कनोएट मतलब 1 कार्बन एंड 2 कार्बन, यानी कि इथनोएट। 3 कार्बन होते तो प्रोपेनोएट, 4 कार्बन होते तो ब्यूटेनोएट। उसी तरीके से इसका नाम लिखा जाता है। एल्काइल एल्कनोएट्स जनरल नाम है, और जो हमारे पास हमारा मॉलिक्यूल है उसका नाम आ गया इथाइल इथनोएट। जो ऑक्सीजन से आगे वाली चेन है वो भी 2 कार्बन की है, इसलिए इथाइल आ गया, और हमारे फंक्शनल ग्रुप वाली जो चेन है उसमें भी 2 कार्बन है, इसलिए इथनोएट आ गया। तो हमारे एस्टर का नाम हो गया इथाइल इथनोएट, और AgCl हमारा बाय प्रोडक्ट आ गया इस रिएक्शन का। ठीक है, तो रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा प्रोडक्ट है एस्टर। एस्टर की नेमिंग कैसे मैंने आपको समझा दी बच्चों, और एस्टर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब इस चीज को आपने रिवाइज करके लिख लिख के एकदम से याद करके अपने पास रख लेनी है, क्योंकि एस्टर तंग करेगा बहुत बार, क्योंकि एस्टर और ईथर बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं, और यहां पर आपके पास नेमिंग करते समय और पहचानते समय मॉलिक्यूल्स में दिक्कत भी बहुत बार हो जाती है, बहुत से बच्चों को, सबको नहीं होती मगर बहुत से बच्चों को होती है। तो इसलिए आपके पास आपको ईथर और एस्टर के ऊपर पूरा अच्छा होल्ड रखना चाहिए। ईथर की नेमिंग पीछे करवाई थी, उसमें होता है एल्कोक्सी एल्केन्स, यहां पर होते हैं हमारे पास एल्काइल एल्कनोएट्स। तो दोनों में डिफरेंस है बहुत बड़ा, उसका ध्यान रखते हुए आपको अपने प्रैक्टिस करनी है और रिविजन रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। तो 7th रिएक्शन है हमारी KNO2 एंड AgNO2 के साथ। 7th एंड 8th दोनों एक साथ करवा दूंगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स की बात चलेगी। ठीक है, तो 7th आ गई विद KNO2 एंड 8th आ गई विद AgNO2। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखना है, ऐसे ही एक रिएक्शन हमने पीछे पढ़ी थी विच इज विद KCN एंड AgCN, वो भी एम्बिडेंट नेचर के थे। वहां पर किस तरीके की बॉन्डिंग चलती है हमने पीछे डिस्कस कर लिया है लास्ट वीडियो में। अब यहां पर हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो RX लेंगे, जनरल रिएक्शन ले रहा हूं बच्चों, इसकी रिएक्शन करवाएंगे विद KNO2। तो रिएक्शन के दौरान हमारे पास कार्बन चेन से O का बॉन्ड बनता है और मॉलिक्यूल बनता है RONO, और बाय प्रोडक्ट्स में हमारा KX बाहर आ जाएगा। ये मैं आपके लिए मार्क कर देता हूं, KX जो है वो बाहर आ जाएगा और RNO2 आपका प्रोडक्ट बनेगा जिसमें बॉन्ड O की तरफ से बन रहा है। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास आता है AgNO2। AgNO2 के केस में क्या होता है, RX की रिएक्शन है विद AgNO2, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कार्बन चेन का बॉन्ड N की तरफ से बनेगा। देख सकते हो यहां पर O की तरफ से बन रहा है,
नीचे N की तरफ से बन रहा है, इस चीज का ध्यान रखना है। एंड बाय प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा AgX, AgX, ठीक है। तो AgX निकालते हुए भी दिखाते हैं, इस तरीके से AgX हम सर्कल कर लेते हैं, बाहर आ जाएगा और R का बॉन्ड बनेगा N के साथ, यानी कि कार्बन चेन का बॉन्ड बनेगा N के साथ। यहां पे मॉलिक्यूल्स का नाम रहेगा बच्चों नाइट्राइट, ठीक है, और जो भी कार्बन चेन होगी एल्काइल नाइट्राइट, ठीक है, ओके। एंड यहां पर हमारे पास नाम क्या रहेगा, यहां पर हमारे पास RNO2 N से बॉन्ड बन रहा है, तो यहां पे नाइट्रो कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो आपके पास नाम आ जाएगा एल्काइल नाइट्रो, ठीक है। तो ध्यान रखना है, O से बॉन्ड बनेगा, यानी कि KNO2 के केस में आपके पास नाइट्राइट्स बनते हैं और AgNO2 के केस में आपके पास नाइट्रो कंपाउंड्स बनते हैं। इनके नाम अकॉर्डिंगली चेंज होंगे जो भी हमारे पास हमारी कार्बन चेन हम लेकर चलेंगे, इसका ध्यान रखना है। तो ये भी आपके पास एम्बिडेंट की दूसरी एग्जांपल है, पिछले में KCN एंड AgCN, यहां पर KNO2 एंड AgNO2 विच इज योर 7th एंड 8th रिएक्शन। प्रोडक्ट्स बनते हैं नाइट्राइट्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स। अब इनको साइड पे करते हुए नेक्स्ट दो जो लास्ट हमारी रिएक्शंस बची है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर, उनकी बात करते हैं बच्चों। तो 7th एंड 8th डन, अब 9th एंड 10th की बात करेंगे। चलिए देखिएगा ध्यान से। 9th रिएक्शन जो कि है विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहां पर हमारे पास RX की रिएक्शन चलेगी विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसका ध्यान रखना है आपने। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये हाइड्राइड आयंस को रिलीज करेगा, जो कि यहां जाकर हैलोजन को डिस्प्लेस करवाएंगे और खुद कार्बन चेन के साथ बैठ जाएंगे इस तरीके से। और अल्टीमेटली यहां पर हमारे पास हमारा जो प्रोडक्ट रहता है दैट आर नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स विच आर एल्केन्स। तो यहां पे प्रोडक्ट में हमको एल्केन्स मिलते हैं और जो हैलोजन है वो डिस्प्लेस आउट हो जाता है X नेगेटिव की फॉर्म में, आपके सामने रिएक्शन है, ठीक है। लास्टली 10th रिएक्शन की बात करें तो वो है रिएक्शन विद सोडियम आयोडाइड। यहां पर आपको आइडो एल्केन्स मिलेंगे, यानी कि RI, और ये सेम रिएक्शन है जो पीछे जाके हमने प्रिपरेशन में पढ़ी थी, विच वॉज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन्स रिएक्शन जो कि हेलोएल्केन से हेलोएल्केन प्रोड्यूस करने की रिएक्शन है। यहां पर हम आपके पास RCl और RBr को लेकर चलेंगे और इनमें इंट्रोड्यूस करेंगे सोडियम आयोडाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन बहुत जरूरी है यहां पे, इसका ध्यान रखना है आपने। एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन चलेगी, NaCl और NaBr विल बी आउट एज अ बाय प्रोडक्ट, और जो बाकी बचा यानी कि RI विल बी द मेन प्रोडक्ट हियर। तो आइडो एल्केन्स प्रोड्यूस होंगे, पीछे हमने की हुई है ये रिएक्शन प्रिपरेशन के अंडर, वही सेम रिएक्शन आपके पास यहां पर एज अ 10th रिएक्शन रिपीट हो रही है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइडो एल्केन्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बच्चों खत्म होती है। अब इन 10 रिएक्शंस को करने के लिए कुछ हमारे पास मैकेनिज्म्स रहते हैं और उन मैकेनिज्म्स को हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में आराम से और ध्यान से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।